ये सरकार के अंदर जो शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के नाम से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं और परीक्षा का 1 माह भी बचा नहीं है, उसके बावजूद पहले सितंबर में 7,000 से ज़्यादा प्रिंसिपलों के ट्रांसफ़र किए। जो वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बन गए उनको 8 महीने हो गए, उनको काउंसलिंग करा के पदस्थापन नहीं दिया। एक एक स्कूल में 3-3, 4-4 वाइस प्रिंसिपल बैठे हैं 8 महीने से। और अब व्याख्याता के अंदर चुनाव आयोग का स्पष्ट आदेश है कि SIR चल रही है, आप कोई भी ट्रांसफ़र कार्मिकों का नहीं करोगे, अगर कार्मिकों का ट्रांसफ़र करोगे तो हमसे पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। जो 6,500 व्याख्याताओं के ट्रांसफ़र किए गए हैं, इसमें से तकरीबन 30-35% शिक्षक व्याख्याता SIR के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। पहली बात तो ये जो सूची है, इस सूची का अनुमोदन चुनाव आयोग से इनको लेना चाहिए था, जो नहीं लिया गया। पूरी तरीके से ये जो सूची जारी हुई है वो इल्लीगल है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमने कल ट्वीट किया और विरोध किया और शिक्षक संघ 25-30 हज़ार के लगभग कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए, तो इन्होंने आनन फानन में आज एक आदेश निकाला है कि जो SIR के अंदर लगे हुए उन कार्मिकों को तुरंत आप वहीं रोक दो, रिलीव मत करो। इनका ऑर्डर प्रत्यारित कर लिया गया है और अगर कोई ज्वाइन भी कर लिया है तो उसको वापस उस जगह ले आओ। यानी प्रत्यारित करने का मतलब है वो ऑर्डर उनके लिए निरस्त हो गया है। अब 2 चीज़ दिक्कत होगी इस सूची के अंदर। एक तो ये होगी कि मान लीजिए मैं X स्थान पे हूँ और मैं SIR में हूँ तो मैं वहीं रहूँगा, मेरा ऑर्डर प्रत्यारित हो गया, लेकिन Y स्थान का जो व्याख्याता है उसको मेरे X स्थान पे लगाया गया है। उसको अगर SIR में नहीं है तो वो वहाँ से रिलीव होकर के आएगा ही आएगा, उसको आना ही आना है, राज्यादेश की पालना करनी है। तो वहाँ तो बच्चों के लिए टीचर नहीं है, व्याख्याता नहीं है, और यहाँ चूंकि SIR वाला तो पहले से प्रत्यारित करने के कारण से बैठा है और दूसरा जो व्याख्याता है वो गवर्नमेंट ऑर्डर वाला वहाँ पर आ गया, तो कई जगह डबल हो जाएंगे। इसमें शायद 2-2.5 हज़ार के लगभग ऐसे हैं जो ये डबल हो जाएंगे। एक जगह व्याख्याता रहेगा नहीं और दूसरी जगह 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक का ऑर्डर चुनाव आयोग के कारण से इन्होंने बता करके और प्रत्यारित कर लिया। दूसरा, पहली बार इन्होंने प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों के अंदर प्रैक्टिकल जो चल रहे हैं, अभी जो चल रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इसमें सरकारी व्याख्याताओं की ड्यूटी लगाई गई है। उनको एक एक को 10-10, 12-12 स्कूलें दी गई हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, वो सरकारी से कराएं प्रैक्टिकल, चाहे वो प्राइवेट वालों से कराएं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक व्याख्याता जो साइंस का है, वो चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, प्रैक्टिकल के लिए वो 10-12 स्कूलों में जाएगा। यानी महीने 2 महीने उनको वो पूरे के पूरे 1-1.5 महीने तक प्रैक्टिकल करने हैं। तो एक तरफ तो ये कहा कि वो प्रैक्टिकल वाले वहीं रहेंगे, और दूसरी तरफ है अगर वो गवर्नमेंट ऑर्डर की पालना करता है तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल कौन लेगा, ये समझ से परे है। इस प्रकार से पूरी की पूरी ये धांधली की गई है। ये 2-3 महीने से ये उद्योग चला है, पैसे लिए गए जम करके। और मैं आरोप लगाना चाहता हूँ खुले रूप से आप मीडिया के सामने कि यहाँ मंत्री के यहाँ भी खुला भ्रष्टाचार हुआ है, CMO में भी खुला भ्रष्टाचार हुआ है, और CMO में बैठे हुए भी कुछ लोग जो RSS के लोग बैठा रखे हैं, जो इन सरकारी फाइलों को अनाधिकृत रूप से देखते रहते हैं, उन्होंने भी जम करके इसमें हाथ धोने का काम इस तबादला उद्योग के अंदर किया गया है। और पहली बार राजस्थान के अंदर चाहे प्रिंसिपल हों चाहे व्याख्याता हों, इतने पैमाने पर प्रशासनिक आदेश किए गए हैं। अभी जो व्याख्याता की सूची आई है उसमें 20% प्रशासनिक हुए हैं। 20% प्रशासनिक का मतलब है कि उनको सरकारी TADA दिया गया है और 10 दिन की वो छुट्टी भी ले सकते हैं। दूसरा, कई जगह पर राजनीतिक व्यवस्था से इन्होंने 100% के लगभग प्रशासनिक आदेश किए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार को, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मणगढ़ है, मेरे यहाँ 87.67%
प्रिंसिपल सितंबर में प्रशासनिक किए गए थे और अभी भी 85% मैं सूची दे दूंगा आपको आज साथ में 85% जो है वो प्रशासनिक कर दिए गए। ऐसा अनेकों जगह हुआ। मैं मेरी एक इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस विभाग का मंत्री भी रहा हूँ और मैं इंटरेस्ट भी रखता हूँ कि किसको क्या कहाँ पे किया गया। मैंने सूची बना ली है, आप मीडिया के साथियों आप सूची देख लीजिए। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप 1 महीने के अंदर अंदर मेन परीक्षा है, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उसके अंदर इतनी बड़ी भारी संख्या में ये जो तबादला उद्योग कर करके कर्मचारियों को परेशान किया गया है, कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, अगर आप में थोड़ी बहुत भी संवेदना बची है और इस सार्वजनिक शिक्षा को आप बचाना चाहते हैं तो ये पूरी की पूरी सूची आपकी निरस्त होनी चाहिए। फिर जब जून जुलाई में आप बैन खोलिए और बैन खोल करके मर्जी है जितने ट्रांसफ़र कीजिए, हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप जो वादा तो ये करके आए थे कि हम एक भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाएंगे कर्मचारियों के लिए और उसके बाद में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन चूंकि हमने भी ट्रांसफ़र किए थे, आपने देखा होगा कल एक वायरल हुई थी सेकंड ग्रेड की सूची जो 122 पेज की थी, 2200 के लगभग सूची थी वो सेकंड ग्रेड के लोगों की, उसको अब की मान करके इन्होंने वायरल कर दिया, लेकिन उसमें सौरभ स्वामी के हस्ताक्षर थे और मेरे समय में हुई थी जब मैं मंत्री था। तो 2245 में से एक भी प्रशासनिक नहीं था। जो इच्छा से आना चाह रहा था, जिस इच्छा से जाना चाह रहा था उसमें किए गए थे और अगस्त में कर दिए थे हमने, 1 अगस्त या 5 अगस्त के लगभग कर दिए थे, यानी जुलाई में शुरू होते ही हमने कर दिए थे। तो अगर इनको करना था तो इनको मई जून जुलाई में करना चाहिए था, फिर भी नहीं किया तो अभी 1 महीने और रुक जाते, 2 महीने और रुक जाते। SIR भी चल रहा है, चुनाव के अंदर पंचायत राज के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और उन्होंने ये कहा है कि आप इनका जो वोटर लिस्ट का काम, वार्डों का काम गठन का कर रहे हैं उनको आप ट्रांसफ़र मत कीजिए, फिर भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं सेकंड ग्रेड की भी 8000 के लगभग, जिसमें 70% से ज़्यादा प्रशासनिक बता करके सबको प्रताड़ित करने के लिए वो सूची भी इनके टेबल के ऊपर अधिकारियों के पास मंत्री कार्यालय से आ चुकी है। तो ऐसे में ये उद्योग बना करके राजनीतिक दुर्भावनाओं से और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करके जो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस सूची को केवल SIR वालों से काम नहीं चलेगा। अगर SIR के लोग वापस वहीं रह गए तो डबल पोस्टिंग भी हो जाएगी। अभी भी डबल वाइस प्रिंसिपल बैठे हैं, डबल प्रिंसिपल बैठे हैं। 8 महीने तक प्रिंसिपल जो वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बन गए उनको 4 बार काउंसलिंग स्थगित कर दी इन्होंने, इसलिए कि जहां जिस पोस्ट के ऊपर इनको भ्रष्टाचार करके प्रिंसिपल लगाना था वो मेन पोस्ट को खाली रखना है, इसलिए 8 महीने तक काउंसलिंग नहीं की गई। और अब जाकर के जब उनका काम हो गया, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तो अब जाकर के वो काउंसलिंग। आप बताइए साहब, अब 1 महीने बाद में एग्जाम है और आप अब काउंसलिंग करा रहे हैं। आपने 8 महीने तक काउंसलिंग क्यों नहीं कराई प्रिंसिपल की? तो प्रिंसिपल की बात हो चाहे वाइस प्रिंसिपल, 4-4, 5-5 बैठे हैं। और ऐसे ऐसे विद्यालय हैं इस व्याख्याता सूची में कि 5 विषय के व्याख्याता थे, पांचों को हटा दिया गया और उसकी जगह किसी को नहीं लगाया गया। 4 थे, चारों को हटा दिया गया, किसी को नहीं लगा दिया। तो 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर जब परीक्षाएं हैं, पहली बार फरवरी में एग्जाम हो रही हैं और फरवरी के एग्जाम होते हुए जनवरी के मिड के अंदर इस तरीके के प्रशासनिक आदेश करके, ऐसी क्या प्रशासनिक आवश्यकता पड़ गई कि अगर ये आदमी परीक्षा करा देता 1.5 महीने, तब उसके बाद में अगर हो जाता तो क्या होता? और अगर ऐसा ही ज़रूरी था तो 2 साल तक इन्होंने क्यों नहीं किया? ये मेरा सवाल है। इसलिए एक दूसरी बात जो आज मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम 1 लाख भर्तियां, ये कितनी बार लिखेंगे इस बात को? कितनी बार लिखेंगे? ये जो सूची इन्होंने जारी की है इसमें 4 भर्तियां ऐसी हैं जो 5000 से ज़्यादा की हैं और 23 भर्तियां ऐसी हैं जो 1000 से नीचे की हैं और जो 4 हैं उसमें है जो सफाई कर्मचारी। 2 साल पहले आपने देखा होगा कि पहले बजट में भी सफाई कर्मचारियों के भर्ती की घोषणा की गई थी, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। आरोप लगे थे कि जो
प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं सफाई कार्य करने के, उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ था और उस भ्रष्टाचार के कारण से मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि हम इस प्रक्रिया को रोक रहे हैं और आज उसको दोबारा दिखा दिया। तो यही भर्तियां हैं जिनको ये 2 साल से राह गलपा रहे हैं। इन भर्तियों को ये समय पे भी नहीं करा पाएंगे। 1 लाख कर देंगे, पहले साल में बता दिया, दूसरे में 1 लाख और कर देंगे, अब कह रहे हैं 1.5 लाख कर देंगे। और जब आया है भर्ती का आंकड़ा तो आपने देखा होगा कि केवल 4-5 हज़ार से ऊपर की भर्तियां हैं और 23 भर्तियां ऐसी हैं 44 में से जो 1,000 से नीचे की भर्तियां हैं। तो ऐसे में ये केवल आपके सवाल लेते नहीं, जनता के सवालों का जवाब देते नहीं, पर्ची आई पढ़ती और उस पर्ची के अलावा एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मैं तो मांग करूंगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री जी इन बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। आप सार्वजनिक शिक्षा को ख़त्म करना चाह रहे हो, शिक्षकों की समस्याओं का आपको संज्ञान नहीं है, आपको बच्चों के भविष्य का संज्ञान नहीं है। आप केवल और केवल इन सरकारी शिक्षा को ख़त्म करके आदर्श विद्या मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों, और ये जो आदर्श विद्या मंदिर बंद हो गए उन आदर्श विद्या मंदिरों को संचालन कराने के लिए, उनमें बच्चे भेजने के लिए ये जो सार्वजनिक शिक्षा को आप माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा को ख़त्म कर रहे हो, ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर जी, आपके अनुसार पिछले 2 साल में कितने हजार या कितने लाख भर्तियां हुई होगी, क्योंकि 1 लाख का दावा सरकार कर रही है साहब? 16 या 17 हज़ार हुई होगी जो इन्होंने विज्ञप्ति निकाली। हमने विज्ञप्ति निकाल के कहीं परीक्षा करा दी, कहीं परीक्षा की तिथि दे दी। अगर उसमें ये अपनी वाई लूट रहे हैं तो इनको ये बताना चाहिए, इससे विज्ञापन में कल इनके तो पैसे तो राज के लग रहे हैं, इनको ये भी बताना चाहिए कि ये भर्ती हमने कराई और हमने विज्ञप्ति निकाल करके हमारी घोषणा के मुताबिक, हमारे संकल्प पत्र के मुताबिक कराई है। आप बताइए साहब, 2290 सेकंड ग्रेड के टीचर, 7,500 थर्ड ग्रेड के टीचर, 1.25 लाख टीचरों की आवश्यकता है। 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं, स्कूलें बंद कर रहे हैं क्योंकि इनको भर्ती नहीं करनी पड़े। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे तो अचंभा हुआ कि एक बार शिक्षा मंत्री जी को टेबल पे बैठाते तो सही कि भाई आप क्या कर रहे हो और आपने क्या कबाड़ा किया है। ये जो आदेश निकाला है, मैं समझता हूँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम माननीय उच्च न्यायालय के अंदर हम जनहित याचिका भी लगाएंगे। इस शिक्षकों के जो इस तरीके से ट्रांसफ़र किए गए हैं मिड सेशन में परीक्षा के ऊपर और प्रताड़ित करने के लिए जो प्रशासनिक आधार के ऊपर बता करके किए गए हैं, उनके ऊपर हम ये भी करेंगे। हम लोग इसको और लेके जाएंगे, राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को भी, अगर उसमें रीढ़ की हड्डी है चुनाव आयोग में, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए और राज्य सरकार को, शिक्षा विभाग को कारण बताओ नोटिस जाना चाहिए कि आपके हमारे आदेश के बावजूद आपने इस सूची को हमसे परमिशन लेकर के क्यों नहीं जारी की। अपने आप सूची जारी कर दी, अपने आप कह दिया SIR वालों को मत करो। अब ये कौन सा तमाशा है भाई? SIR वालों को नहीं करोगे तो जो SIR में नहीं है वो व्यक्ति तो आकर के ज्वाइन करेगा और SIR वाला वहाँ रहेगा, उसका ऑर्डर प्रत्यारित हो गया तो वहाँ तो 2 हो गए। तो कहीं 4 प्रिंसिपल बैठे हैं, कहीं वाइस प्रिंसिपल 4 बैठे हैं, कहीं व्याख्याता 0 है, कहीं व्याख्याता 4-4, 2-2, 3-3 हो जाएंगे। तो ये जो अव्यवस्था इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को जन्म देकर के की है, इसका हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरा शिक्षा मंत्री जी को तो पूरे राजस्थान की जनता से कान पकड़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन मेरे को इतना बड़ा डिपार्टमेंट दे दिया। मैं यूटर्न मंत्री हूं, मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूं। आप बताइए, 2 दिन पहले परसों सूची जारी करते हैं, आज उसी का डायरेक्टर जो सूची जारी कर रहा है वो कह रहा है नहीं इनको मत करो, और कलेक्टरों को फ़ोन कर रहे हैं कि तुरंत इनको वापस ज्वाइन कराओ। तो ये गलती किसकी है? कोई किसी अधिकारी को तो सस्पेंड करेंगे, या खुद सार्वजनिक जैसे उस बीजेपी के जिला अध्यक्ष से कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे थे, वैसे वो ये मांग रहे थे। मैं बता दूं आपको, मैंने अंदरूनी पता लगाया है कि मैं माफ़ी चाहता हूं, कान पकड़ के उसको उन्होंने कहा ट्रांसफ़र कर दीजिए, बोले मैं फ्री में नहीं कर सकता।
ये माफ़ी मांग रहे थे, मैं फ्री में नहीं कर सकता। आप समझते हो हमारे यहाँ भाई साहब का हुक्म है कि पर्ची कटेगी। कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि भगोड़े पदाधिकारियों को वापस लेना पड़ रहा है? किसको ले लिया? बीजेपी में जो और किसने ले लिया? भाग भाग के वापस आ रहे कांग्रेस किसने ले लिया? ये आपको वापस लेना। किसने ले लिया? जब लेंगे तब बात करेंगे जग जाहिर साहब। आज है माननीय सीपी जोशी जी इसके कन्वीनर बनाए गए हैं। जो मनरेगा का जो अभियान चल रहा है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हमारे सारे मेंबर जो 10-15 लोग हैं वो समन्वय समिति की बैठक करेंगे। मैं भी सौभाग्य से यहाँ हूँ तो मैं भी उनको ज्वाइन करूँगा और हम किस प्रकार से जो मनरेगा बचाओ संग्राम हमारा ग्राम पंचायतों के अंदर जा रहा है उसकी कार्य योजना किस तरीके से हो। हमने एक स्टेट की समन्वय समिति बनाई है, अभी आज हम जिलों की समन्वय समिति भी बनाएंगे, विधानसभा के ऑब्जर्वर भी हम लोग लगाएंगे और इस मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले सब जगह जा कर के और गरीब के हित की, गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की, जीवन को गरीब को 2 वक्त कैसे रोजी रोटी मिले, आत्मसम्मान की, इसके लिए जो कानून यूपीए सरकार सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी लेकर के आए थे, राइट टू वर्क, उसको जो ख़त्म किया गया है उसके ऊपर हम लोग आज आगे की रणनीति की चर्चा करेंगे। जी आपके पास आए थे पार्टी में शामिल होने की, वो खुद कह रहे थे इच्छा जाहिर कर रहे थे और नेता भी टाइम नहीं था क्योंकि वो ये बोल रहे कि दम फूट रहा है वहाँ पर। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर स्टेटस क्या है सर? वो कांग्रेस में है कि आए हैं कि नहीं आए अभी तक? देखिए उन्होंने आवेदन दिया है, हमने कल 15 तारीख को हमारी अनुशासन कमेटी की बैठक बुलाई है। वो अनुशासन कमेटी में उनके आवेदन के ऊपर विचार किया जाएगा। उसके बाद में जो भी उनका जो भी फैसला रहेगा वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास में आएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी हाईकमान को अपने विचारों से अवगत कराएगी। उसके बाद में जो हाईकमान फैसला लेगा वो कांग्रेस पार्टी का अंतिम फैसला। मतलब आज की तारीख में वो कांग्रेस में नहीं है? नहीं, आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में इतना ही है कि उनके इनकम टैक्स की रेड पड़ी है सारे संस्थानों पे, क्योंकि वो उन्होंने कल कह दिया कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। ये आपके लिए ताज़ा खबर है या पुरानी खबर है आप जानो, लेकिन पूरे के पूरे उनके पेट्रोल पंप, घर, सब के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी हुई है। कुछ और नेता भी संपर्क में है कि आना चाह रहे हैं क्या? रोजाना ही मिलते हैं, लेकिन राजनीतिक बात अभी किसी से हुई नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूँ। मिलना जुलना तो रोजाना ही होता है। सब लोग दुखी भी हैं, एक कॉन्फेड का बीजेपी मामला के आया लोग था, दुखी हैं, बीजेपी के लोग दुखी हैं। एक सेशन खत्म होने पे है और 50% दाखिले भी आरटीई के थ्रू हो नहीं सके हैं। बेचारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों को स्कूल और शिक्षा। इसमें 2 बात हैं। एक तो प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के मुताबिक 25% जो कानून है उसकी पालना नहीं हो रही, वो भी नहीं हो रही है। और दूसरी ये है कि इन्होंने पिछली बार जो 5 साल के बच्चे का पहली क्लास में प्रवेश का नियम था उसको बदल दिया गया था और 6 साल कर दिया। उसकी वजह से पिछली साल में कोई भी बच्चे ने एडमिशन प्रथम क्लास में नहीं लिया, नया एडमिशन नहीं हुआ और अब वापस उसको 6 कर दिया गया। भूल सुधार नहीं है, ये एक तरीके से सार्वजनिक शिक्षा को साजिशन खत्म करने का ये कुप्रयास ये लोग बात कर रहे हैं। सर एक एसीबी ने मामला दर्ज किया है कॉन्फेड के मामले में, जिसमें कोविड काल में कहा जा रहा है कि मिड डे मील में जो अधिकारी थे मिड डे मील के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनके साथ मिली भगत करके कॉन्फेड ने कर लेंगे ना, जांच कर लेंगे ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, किसको दिक्कत है, करें ना। 2 साल क्यों सो रहे थे? 3 साल पहले जब सरकार में हम लोग थे और कोविड तो 3 साल तक निकला था, तो ये राजस्थान की विधानसभा में सवाल क्यों नहीं करते थे, क्यों नहीं उठाते थे? 3 वो गए, 2 ये गए। 5 साल में भी बाद में भी अगर इनको सद्बुद्धि आई है और इनको जांच करनी है तो करें, कौन मना कर रहा है इनको? किसी को ऐतराज़ नहीं हो सकता। हम तो कह रहे हैं आप सीबीआई फीबीआई से जिससे जिसकी जांच करानी है कराओ, लेकिन ये राजस्थान के साथ अन्याय मत करो, मजाक मत करो और इस तरीके का जो है वो घिनौना काम मत करो कि परीक्षा के 10 दिन पहले 20 दिन पहले आप इन टीचर्स को राजनीतिक साजिश के तहत और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करके तबादला उद्योग कर रहे हो, इसका हमें विरोध है। जो राजेंद्र यादव तब की कांग्रेस की सरकार में शामिल थे, क्या उनकी वो उनकी जवाब वो देंगे ना, मैं कैसे दे सकता हूँ? सर विजय बैसला जी ने टीएसपी क्षेत्र के अंदर आरक्षण की बात कही है,
कांग्रेस का क्या स्टैंड है? उन्होंने मतलब उस क्षेत्र के अंदर जहां अभी तक आरक्षण का लाभ ये नहीं भाई साहब आरक्षण कहाँ है? ये जो भर्तियां है ना, इसमें ओबीसी गायब है। जो 50% से ऊपर ओबीसी है वो गायब है इसमें। ये सीएमआर में, सीएमओ में किसी को भी पद स्थापित करें, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो नौजवान बेरोजगार हैं, जो आशा लगाए बैठे हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए संविधान के मुताबिक, उनको संविधान के मुताबिक उनके आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म कर रहे हैं। वही नहीं कर रहे हैं। आप देखना, मैंने ट्वीट भी किया है, मैं आज कह सकता हूं आपके सामने कि ओबीसी का जो जितना प्रतिशत है वो इसके अंदर नहीं दिया गया है।